हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी केमिकल सिंबल और फार्मूले और इक्वेशन, केमिकल सिंबल, फार्मूला एंड इक्वेशन पे दूसरी क्लास होने वाली है। तो पहली क्लास में केमिकल सिंबल क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लेकर हमने चर्चा करी। केमिकल फार्मूला क्या होते हैं और इक्वेशंस को किस तरीके से लिखे जाते हैं, और कुछ हम इक्वेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की लेकर बात कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे हम आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है, और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैसियस जो हमारे एलिमेंट है, जो केमिकल इक्वेशन में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर क्या लिखते हैं आप, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और वहीं राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं आप, प्रोडक्ट्स। ठीक, तो अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं, तो अब जरा ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उनकी अवस्था भी कैसे लिखी जाती है। जैसे मान लो कोई गैसियस है, कोई लिक्विड है, कोई जो है जलीय है यानी एक्वस है, या फिर ठोस है यानी सॉलिड है। गैसियस के लिए जी लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल, और एक्वस के लिए जो है ए क्यू, और सॉलिड के लिए एस लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप अपने जो है क्या लिख सकते हैं, जो आपके रिएक्टेंट हैं और या प्रोडक्ट हैं, ये दोनों के लिए समान रूप से लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मैग्नीशियम रिबन है, देखो मैग्नीशियम रिबन, अब ये सॉलिड में होता है और इसको जो बर्न है वो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, जो कि गैसियस होती है। जब ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट। अब जब ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको जो देगा, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो वाइट पाउडर फॉर्म में होती है। अब पाउडर है तो पाउडर का मतलब सॉलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स है तो ये सॉलिड हो गया। और वाइट पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वही वाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला करते हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम सॉलिड का एस और ऑक्सीजन का जी। ठीक, अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड में। तो रिएक्टेंट और उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक, अब कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इनको जरा देखो। आयरन, आयरन यानी सॉलिड में ले लिया, Fe सॉलिड, और उसके बाद आपने क्या रहा, हाइड्रोजन, वाटर के साथ रिएक्शन करा दी। ये गैसियस है, ये वेपर स्टेट में है ना, वेपर। कि अगर जब भी H2O गैसियस हो तो यानी वेपर स्टेट में, तो इसमें बना फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये किस में होगी, गैसियस स्टेट में। तो इस तरीके से एक किसी भी रिएक्शन को आप उसके फॉर्मूला यानी उसके सिंबल और पूरे कंपाउंड का जो फॉर्मूला उसके साथ, और वह किस अवस्था में है उनका नेचर भी बताते हो, तो वो एक रिएक्शन पूरी जो है कंप्लीट इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन मानी जाती है। अब देखो जरा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, कितने प्रेशर पे, 340 ATM यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप इसे रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल। क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल। और ये किस में मिला, लिक्विड में मिला, क्योंकि इस इतने प्रेशर पे गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी और इसको किस में मिल जाएगा, लिक्विड में। तो देखो यहाँ पर गैस गैस, यहाँ पर क्या मिला, लिक्विड। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चलिए वहीं अब देखते हैं, ये है हमारी क्लोरोफोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो है अभिक्रिया है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, तो ये लिक्विड है और ये क्या हो जाएगी, गैस, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पेड़ कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से, तो ये गैस हो गया। ठीक, और ये क्या बनाएगा, क्लोरोग्लूकोज C6H12O6, और ये इसका एक्वस सोल्यूशन होगा। तो इनको इस तरीके से जरूर करना ताकि इनकी अवस्था को बता पाए। प्लस ऑक्सीजन भी बनाएगा ये गैस, ये ऑक्सीजन कैसा बनेगा, एक्वस में बनेगा, राइट।
प्लस और क्या बनेगा ये H2O, ये किस में बनेगा, लिक्विड में बनेगा। तो कार्बन कितने हैं 6 12 H2O, तो C6H12 6O2 और यहाँ पर हो जाएगा 6H2O। ठीक है, तो ये आपकी क्या है प्रकाश संश्लेषण की, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज और ये किसके यानी सूर्य सनलाइट और क्लोरोफिल की जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जो है बहुत जोरदार जो है प्रतिक्रिया करती है पानी के साथ। मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, और इससे हमें क्या मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ ऊर्जा भी मिलती है। देखो बहुत सारी ऐसी गैस होती हैं, एक बहुत सारी रिएक्शन जो होती है या फिर आप कहें दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक से ऊर्जा निकलती है और किसी रिएक्शन को कराने के लिए अभिक्रिया कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी होती है। तो जिनसे ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, और एक होती है ऊष्मा शोषित यानी उसमें ऊष्मा दी जाती है और एक से ऊष्मा निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसमें आपको बनेगा स्लेक्ड लाइम, यानी इसको बोलते हैं चूना, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करता है और बहुत सारे अमाउंट में हीट निकलती है यानी ऊर्जा निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसकी रिएक्शन ये किस में होता है सॉलिड में होता है। चूना पत्थर आप देखा होगा, ये घर पे पहले पेंट वेंट करने के लिए काम आता था, और उसके बाद हाइड्रोजन H2O, ये वाटर हो गया, ये लिक्विड में हो गया। ठीक है, तो वाटर है, अब इन दोनों को आपस में घुला दिया तो इसमें से निकलती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम चूना, और इसमें से क्या निकलती है हीट, ऊर्जा निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इस तरीके की रिएक्शन जो होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। जिन रिएक्शन को कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी होती है, आप ऊर्जा बल जो है आप उसमें से ऊर्जा निकलने की वजह आप उसमें उल्टा ऊर्जा देंगे, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। A solution of slaked lime produced by above reaction is used for white washing walls। तो जो उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा निर्मित बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताया मैंने वाइट वॉशिंग के लिए करा जाता है, दीवारों को सफ़ेद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जैसे ये कैल्शियम CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगी, और ये क्या करेगी वायुमंडल के वातावरण के साथ रिएक्ट करेगी इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और वॉल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी देखो बेल्लो कैसे ये दीवार है, तो दीवार के ऊपर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेगा तो इस दीवार पे एक पतली सी लेयर किसकी हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की जम जाएगी। ठीक, तो हवा में मौजूद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। ठीक, ये गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो आपने दीवार को जो है कलर कर दिया, उसके 2 या 3 बाद दिन आपको ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्या है पहले वो लेयर सूख जाएगी फिर उसके बाद जो है रिएक्शन शुरू होगी, क्योंकि एक स्लो रिएक्शन है वाइट। अब उससे क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है तो इससे शाइनी यानी चमक मिलती है, तो सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दीवारों को चमकदार बनाता है। तो जो दीवारों में चमक आती है वो किसकी वजह से आती है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट किसकी वजह से आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में रिएक्ट करने से। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट दिख पा रहा है इसी की वजह से जो दीवार है उसमें चमक आती है। ठीक, चलिए reactions in which heat is given out along with the formation of product called exothermic। सूक्ष्मक्षेपी अभिक्रियाएं,
सूक्ष्मक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, यानी उत्पाद भी मिल रहा है। जैसे हो गया रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स ने हमें क्या दिया, प्रोडक्ट उत्पाद हो गया, अभिकारक ने उत्पाद दिया प्रोडक्ट्स, और या फिर इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगी, हीट यानी एनर्जी या ऊर्जा या ऊष्मा। तो जिसके साथ हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपने कैल्शियम जो है चूने पत्थर की देखा होगा, उसके वाटर के साथ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ ऊर्जा निकलती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अब मान लो नेचुरल गैस है, अब नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन CH4, ये गैस है। बर्निंग का मतलब मैंने हमेशा बताया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना यानी बर्निंग। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दीजिए तो आग बुझ जाती है, यानी फायर जो है डूज्ड ऑफ। ठीक, तो ऑक्सीजन भी गैस और यहाँ पर इस CH4 भी गैस। अब इसके साथ क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी क्या है, वेपर स्टेट में H2O। तो ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट हैं। तो ये हो गए रिएक्टेंट अभिकारक, ये हो गए आपके क्या, प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ क्या निकलेगी, हीट, क्योंकि देखो नेचुरल गैस को जलाने पे ऊर्जा तो निकलती है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जो श्वसन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से क्या है, हम जीवित हैं। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्रक्रिया या अभिक्रिया है। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और यह ऊर्जा हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से या खाद्य पदार्थों से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो पाचन के दौरान जो भोजन है वो सरल पदार्थों में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूटेगा, फ्रक्टोज में टूटेगा, माल्टोज में टूटेगा, तो सरल पदार्थों में टूटेगा। तो जो रोटी, जो फल और जो सब्जी जो आप खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो उसको जो है हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में बनाते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, जैसे चावल हो गया, पोटैटोज, ब्रेड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, तो चावल, आलू, ब्रेड, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो चावल, आलू, ब्रेड, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाएंगे। दिस ग्लूकोज कंबाइन, और ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, यानी C6H12O6 प्लस CO2। अब ये क्या हो गया, देखो ये ग्लूकोज है, अब मैं मान लो ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। और अब देखो जरा, ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन ली O2, ये गैस हो गई, ठीक। तो दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो अब ये टूटेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है जो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। आपको पता होगा एनर्जी या हीट जिसे हम कहते हैं। तो ये देखो, इसको आप बैलेंस कर लो, तो ये गैस के फॉर्म में निकलेगी या H2O लिक्विड के फॉर्म में निकल जाएगी। तो अब जरा देखो, कार्बन कितने, 6 O2, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 और 2 12, यहाँ पर कितने हैं, 6। अब देखो यहाँ पर भी 6 O2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 6 O2, ठीक है। 6 और 12 कितने हो गए, ये देखो ऑक्सीजन, 12 और 6 18, तो यहाँ पर कितने हो गए, 12 और 6 18। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हमने क्या एक स्पेशल नेम दे रखा है, रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रतिक्रिया। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है और इस प्रतिक्रिया को हमने नाम दिया हुआ है श्वसन।
तो श्वसन आपका क्या होता है, ग्लूकोज और आपके ऑक्सीजन कंबाइन होके एनर्जी देंगे। तो ये देखिए ग्लूकोज हो गया, अब उसके साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर मिला। ठीक, तो उसके साथ हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा हमारी बॉडी में एटीपी, एंडोट्राइज फॉस्फेट यानी एटीपी क्या बोलते हैं हम, करेंसी। तो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है और इसी ऊर्जा से हमारा जो जीवन चक्र है वह चलता है। तो याद रखना, और ये कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और कहाँ पर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, सेल का बिजली घर, है ना, और या फर्नेस बोला जाता है इसको। तो फर्नेस भट्टी भी बोला जाता है, ऊर्जा भट्टी, एनर्जी फर्नेस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए अगला, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन होता है आपका वेजिटेबल, ये सब इनका जो खाद्य वनस्पति पदार्थों का खाद में विघटन, तो कंपोस्ट में विघटन भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो जो वेजिटेबल मैटर है, जो बचा हुआ वेजिटेबल मैटर होता है, उसको अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं, यानी उसका किसमें कंपोस्ट, या कहने की तरीके से कह दीजिए फर्टिलाइजर, या फिर हम उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसे कंपोस्ट कहते हैं, उसमें अगर आप बदलते हैं तो यह एक एनर्जिक एक्सोथर्मिक ऊर्जा होती है। अब देखो, ये हो गया आपका आयरन जो है फेरस सल्फेट, क्योंकि आयरन और ये क्या है यहाँ पर, ये है सल्फर, ये सल्फेट है, तो इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट। अगर आप फेरस सल्फेट को ऊर्जा देते हो तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड में जो है ये टूट जाती है ऊर्जा देने पर। तो जिन रिएक्शंस को आप ऊर्जा दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे ये हो गया लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, ये सॉलिड है, तो अगर आप हीट देते हो तो ये क्विक लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा इसको गर्म करने पर। ठीक है, चूना पत्थर को गर्म करने पर। फिर इसी में आप पानी डाल दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये अभी हमने देखा था चूना पत्थर के व्हाइट वॉश में। ठीक, चलिए अब ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो आपसे क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगी, और आपके साथ साथ क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक, ऊर्जा देने पर। चलिए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट। अब देखो AgCl है, यह सिल्वर क्लोराइड है और इसका रंग कैसा होता है, सफेद। ठीक, अब क्या होता है, धूप हो गई, सनलाइट में क्या है, एनर्जी। सनलाइट में देखिए एनर्जी, देखिए एनर्जी है तो वो किस में बदल जाएगा, Ag प्लस Cl2, इसमें से क्लोरीन अलग हो जाएगा और Ag बच जाएगा। तो जो सफेद सिल्वर क्लोराइड है धूप में भूरा हो जाता है, यानी ग्रे हो जाता है, ग्रेइश कलर हो जाता है। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो यह प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में विघटित होने के कारण होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है विघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए ये आपको याद रखनी है। चलो, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन सेम वे। तो अगेन अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी इस तरीके से रखेंगे, AgBr को भी अगर आप सनलाइट देंगे तो ये भी 2Ag सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो यह रिएक्शन जो है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखा होगा आपने, जो फोटोज निकलते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोज, वो इस रिएक्शन की मदद से या इस रिएक्शन के द्वारा जो है निकालने में जो है या इस रिएक्शन की मदद ली जाती है।
व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट, तो जब आयरन नेल को, ये देखो ये जो आयरन है, आयरन नेल का मतलब आयरन हो गया, जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी एक्वस सॉल्यूशन है में डुबाते हैं तो यह क्या हो जाती है, ये ब्राइनिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है आयरन सल्फेट बन जाता है, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था ये चला जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, ब्राउन कलर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। दिस इज फॉर्मेशन ड्यू टू आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट की वजह से इसको ब्राउन कलर मिल जाता है और ब्लू कलर चले जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉपर और सल्फेट टूट गए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉपर चला गया और आयरन आ गया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यह आयरन सल्फेट के निर्माण और कॉपर के विस्थापन के कारण है। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, तो नियम क्या कहता है, अधिक जो है प्रतिक्रियाशील जो होगा, ज्यादा अधिक प्रतिक्रियाशील होगा पदार्थ कम प्रतिक्रियाशील पदार्थों को विस्थापित करेंगे। तो अधिक प्रतिक्रियाशील वाले पदार्थ ये हैं, यह कम प्रतिक्रियाशील वाले पदार्थों को विस्थापित कर देंगे, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया हो पाती है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट में जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। लेड और कॉपर क्लोराइड में, क्यूप्रस क्लोराइड में आपका लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, फिर उससे कम होता है आयरन, उससे कम होता है लेड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, और यह पता करने का एक ही तरीका होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक, तो क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर? जिंक, उससे कम रिएक्टिव आयरन, फिर उससे कम लेड, उससे कम कॉपर, फिर उससे कम मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो सबसे कम कौन है रिएक्टिव? गोल्ड है। तो बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड विथ सोडियम सल्फेट, तो अगर बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो एक वाइट पर्सिपिटेट बनता है। पर्सिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप बनता है, जिसको बोलते हैं बैरियम सल्फेट। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। तो जिनमें कोई अवक्षेपण होता है या अवक्षेप बनते हैं उनको बोलते हैं अवक्षेपण रिएक्शन अभिक्रिया यानी पर्सिपिटेट रिएक्शन। देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बैरियम इधर आ जाएगा, तो इसको देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी बैरियम सल्फेट के साथ चला गया, सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, तो यानी सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट जो है यहाँ पर उत्पाद के तौर पर मिले। सो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो अभिकारक ये हैं और ये हैं, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ तो बैरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोराइड बना, तो इन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक। अगर आप कॉपर पाउडर को हीट करोगे, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम ब्लैक, तो उसका जो है कॉपर का जो है सरफेस, कॉपर पाउडर का मतलब कॉपर, और जब भी मैंने हीट या फिर जलाने की बात करी ऑक्सीजन, तो इसके साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो इससे क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। और यह ब्लैक कलर देखा होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, देखा होगा जो सोने के गहने होते हैं, चांदी के जो गहने होते हैं, तो जब वो नए आते तो वो बहुत चमकदार होते हैं, वो बहुत शाइनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं और फीकापन जो है उनमें जो है आ जाता है, राइट। तो वो किस लिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ जो है रिएक्ट करते रहते हैं। राइट, तो ये इसकी वजह से रिएक्शन आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अब जब हाइड्रोजन गैस पास करी जाती है
इज पास्ड ओवर दिस हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बना है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को अगर आप पास करोगे तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। अब ये क्या है, ब्लैक जो है ब्राउन में हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। टेक प्लेस अप एंड अपर इज ऑब्टेन्ड, यानी कॉपर, इट्स नॉट अपर दिस इज कॉपर, कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो जब हाइड्रोजन गैस को इस गर्म कॉपरिस क्यूप्रिक ऑक्साइड पदार्थ पे गुजारा जाता है तो सतह पर काला लेप भूरा हो जाता है और दोबारा हमें कॉपर जो है मिल जाती है। ठीक है, कॉपर हमें मिल गया, वो अलग निकल गया। अब आता है रेंसिडिटी क्या होता है। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रेंसिड व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्मेल, टेस्ट एंड कलर। जब किसी पदार्थ में गंध, स्वाद और रंग में परिवर्तन होता है तो उसे बासी कहा जाता है। रेंसिडिटी को हिंदी में हम कहते हैं बासी। When fats and oils are oxidized, तो जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं, they become rancid and their smell taste change। तो आपने देखा होगा खट्टापन आ जाता है और उनमें से स्मेल आती है। तो जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वह बासी हो जाते हैं और उनमें गंध व स्वाद बदल जाता है। Therefore substance which prevent oxidation, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं यानी ऑक्सीकरण होने से या उनको ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आके रिएक्ट होने से, अभिक्रिया करने से रोकते हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे वसा एग्जाम्पल के तौर पे आर एडेड टू फूड्स, यानी अब क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो हम एंटीऑक्सीडेंट को वसा और तेल के खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं जिससे क्या हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन अभिक्रिया ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, एयर टाइट कंटेनर के अंदर ना ही हवा आएगी ना ही जाएगी, तो ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो धीरे हो जाएगी। एयर टाइट कंटेनरों में भोजन रखने से ऑक्सीकरण धीमे करने में मदद मिलती है। चिप्स मैन्युफैक्चर, देखा होगा अपने चिप्स, कुरकुरे, ये सब आते हैं। मैन्युफैक्चर यूजेस फ्लश बैग्स, तो वो फ्लश बैग्स यानी हवा से फूले हुए ब्लैक्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो वो चिप्स को ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए, अगर आप उसको थोड़ी देर बाहर रख दीजिए तो वो खाने में खट्टा और उसका जो है कलर जो है बदल जाता है। अब आता है करोजन। करोजन को आपने देखा होगा जंग भी कहते हैं। When metal is attacked by a substance around it such as moisture, अब देखना ये मेटल पे होता है, धातु पे, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी corrode and this process called corrosion। जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थ जैसे कि नमी, अम्ल आदि का आक्रमण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहलाता है। देखना ऑक्सीडेशन में या जो करोजन होता है उसमें वेट बढ़ जाता है, याद रखना, वेट इंक्रीज हो जाता है। परीक्षा में पूछा गया था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आयरन या करोजन आयरन, तो बोला था एक सिंपल आयरन है और एक करोजन आयरन है, क्या उनका जो करोजन आयरन है उसका वजन ज्यादा होगा, कम होगा, समान होगा, या फिर बोला होगा इनमें से कोई नहीं, तो उसका जो वजन है बढ़ जाता है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा लेयर ऑक्सीजन की ऊपर से परत होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऊपर से उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो है, देखो पहले आयरन था, अब ऑक्सीजन आ गया, तो अब फेरिक ऑक्साइड हो गया, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन भी उसके साथ जुड़ गया। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ करोजन। तो मैंने आपको बताया था ना, ब्लैक कोटिंग सिल्वर और ग्रीन कोटिंग जो होती है कॉपर पे, ये करोजन की वजह से होता है। यह चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत जो है जंग का उदाहरण है। करोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद द ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल। तो धात्विक वस्तुओं की सतह पर धीरे धीरे जंग लग जाता है जिससे धातु और ऑक्साइड के अन्य लवण बनते हैं। आयरन आर्टिकल्स शाइन व्हेन न्यू, तो जब आप लोहे की वस्तुएं खरीदते हो चमकदार होती है, बट दे गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, तो उनको कुछ समय के लिए छोड़ दो तो उसमें भूरे रंग का जो है पाउडर जम जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर लोहे को जंग लगना। ठीक, चलिए, तो ये रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो ये है रस्टिंग, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये हैवी होता है। करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, तो जंग लगने से जो गाड़ी की बॉडी है उसको जो पुल होते हैं, आयरन की रेलिंग होती है, जहाज होते हैं,
ऑल ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने हैं या आयरन से बने हैं उनको नुकसान होता है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ और इसमें हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को कवर किया। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हर एक चीज़ को आपको विस्तार में पढ़ना है, समझना है। बाकी की जो बातें होंगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।